हेलो एवरीवन। आज हम प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रयोगवाद का उदय प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया में हुआ, इसलिए यह स्वाभाविक था कि प्रयोगवाद समाज की तुलना में व्यक्ति को, विचारधारा की तुलना में अनुभव को, विषय वस्तु की तुलना में कलात्मकता को श्रेयस्कर मानता। प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों को समझने के लिए हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना होगा। प्रयोगवाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनमें पहला है विचारधारा से मुक्ति। प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह ने वाद के विरुद्ध विद्रोह को प्रयोगवाद की सर्वप्रथम विशेषता माना है। स्वयं अज्ञे ने कहा था, प्रयोग का कोई वाद नहीं है। प्रयोगवादी कवियों का मानना था कि कोई भी वाद या विचारधारा मनुष्य को सत्य तक नहीं पहुंचा सकती। राजनीतिक पक्षधरता को वे अनावश्यक मानते हैं। अज्ञे के अनुसार हमारा जन्म लेना ही पक्षधर होना है। जीवन संघर्ष में वह किसी बाह्य सत्य, किसी वैज्ञानिक दर्शन की उपयोगिता को स्वीकार नहीं करते। उनका प्रश्न है कि जिस विचार दर्शन के सहारे हम जीवन पथ पर चलने का निर्णय करते हैं, वह कब तक हमें सहारा देगा, उसका कितना भरोसा किया जा सकता है। इसीलिए कवि कहता है, यह जो दिया लिया तुम चले खोज नहीं सकते, बताओ क्या प्रबंध कर चले, कि जिस बाती का तुम्हें भरोसा वही जलेगी सदा, अकंपित उज्जवल एक रूप निर्धूम। दूसरी प्रवृत्ति है प्रयोगवाद की सत्य के लिए निरंतर अन्वेषण। डॉक्टर नामवर सिंह ने सत्य के लिए निरंतर अन्वेषण को प्रयोगवाद की दूसरी विशेषता माना है। जब एक बार प्रयोगवादी कवि ने विचारधारा से अपने को अलग कर लिया, तब सत्य को जानने के लिए निरंतर अन्वेषण आवश्यक हो गया। अज्ञे ने दूसरा सप्तक की भूमिका में कहा था, प्रयोग दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। अर्थात प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। अज्ञे के विचारों का तात्पर्य यह है कि प्रयोगवादी कवि उस सत्य की भी खोज करता है जिसे वह काव्य में व्यक्त करना चाहता है, और उस माध्यम की भी खोज करता है जिसके द्वारा सत्य व्यक्त होता है। इस प्रकार सत्य का अन्वेषण प्रयोगवाद की एक प्रमुख विशेषता है। प्रयोगशीलता की पहचान इसी प्रवृत्ति में अंतर्निहित है। प्रयोगवाद की तीसरी प्रमुख प्रवृत्ति है व्यक्तिवाद। प्रयोगवादी कवियों ने व्यक्ति के एकांत महत्व पर विशेष बल दिया है। नदी के द्वीप कविता में अज्ञे ने व्यक्ति और समाज के संबंधों पर विचार किया है। उनके अनुसार व्यक्ति द्वीप के समान है, जो काल रूपी नदी के बीच दृढ़ता से अवस्थित रहता है, जो समाज रूपी भूखंड की तरह नदी को गंदला नहीं करता। नदी के द्वीप कविता में व्यक्ति और समाज अलग अलग है। उनकी अन्य कई कविताओं में भी व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व पर बल दिया गया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति यह आग्रह मध्य वर्ग की मानसिकता की अभिव्यक्ति है, जो व्यक्तिक असंतोष से उपजी है। छायावाद में भी मध्य वर्ग का ही व्यक्ति केंद्र में था, परंतु वहाँ उसकी चेतना उधर्वमुखी थी। वह आत्मविकास की ओर अग्रसर था। उसकी व्यक्ति चेतना सामंती रूढ़ियों और बंधनों से मुक्त होना चाहती थी। प्रगतिवाद ने इस मध्य वर्ग के व्यक्ति को समाज से और सामूहिक चेतना से जोड़ा। इसके कारण मध्य वर्ग के व्यक्ति में व्यक्तिवादिता का उदय नहीं हुआ, परंतु प्रयोगवादी दौर में मध्य वर्ग का असंतोष सामाजिक धरातल पर व्यक्त होने के बजाय व्यक्तिक धरातल पर व्यक्त हुआ। समाज से कटा हुआ व्यक्ति केवल अपने दर्द को व्यक्त करने लगा। आशा और विश्वास की जगह निराशा और अनास्था ने ले ली। इस प्रकार प्रयोगवादी कविता में व्यक्ति की भावनाएं ही प्रमुख होती चली गई। प्रयोगवाद की जो चौथी प्रमुख प्रवृत्ति है वो है यथार्थ दृष्टि।
प्रयोगवादी कविता में भावुकता की बजाय बौद्धिकता का आग्रह अधिक है। जीवन के यथार्थ को रंगीन, मोहक और भावमय रूप में प्रस्तुत करने के बजाय प्रयोगवाद ने उसे सहज और साधारण रूप में प्रस्तुत किया। यद्यपि प्रयोगवादी कवि का जीवन अनुभव बहुत सीमित था, परंतु ये सीमित अनुभव यथार्थपरक रूप में ही व्यक्त हुआ। इसका उदाहरण हम प्रकृति और नारी संबंधी कविताओं में देख सकते हैं। छायावादी और प्रयोगवादी कविता में नारी चित्रण की तुलना करते हुए डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है कि छायावादी कवि प्राय प्रकृति की मोहक पृष्ठभूमि में अथवा सुंदर प्राकृतिक प्रतीकों के माध्यम से नारी की छाया प्रतिमा निर्मित करते रहे, लेकिन प्रयोगवादी कवि ने यहाँ भी अप्सरामयी नारी को स्वप्न स्थित गरिमामय पद से उतारते हुए सामान्य भावभूमि पर प्रतिष्ठित कर दिया। आगे आधुनिक युग के साधारण व्यक्ति को यौन वर्जनाओं का पुंज मानते हैं। शायद यही कारण है कि प्रयोगवाद में प्रेम की अभिव्यक्ति कहीं कहीं प्रकृतवाद के धरातल पर हुई है। यह अवश्य है कि प्रयोगवादी कविताओं में प्रेम भावुकतापूर्ण और लिजलिजे रूप में व्यक्त नहीं हुआ है, बल्कि बौद्धिक धरातल पर व्यक्त हुआ है। उदाहरण के लिए हरी घास पर क्षणभर कविता में आगे प्रेमाभिव्यक्ति करते हुए सामाजिक वास्तविकता को नहीं भूलते। प्रेम की बजाय भावना का एक आयाम यह भी है कि व्यक्ति प्रेम में डूबकर दुनिया के सुध-बुध खोने के बजाय वह समाज के प्रति उदात्त और जीवन के प्रति अधिक संघर्षशील बने। गिरिजा कुमार माथुर की 33वीं वर्षगांठ कविता में भी यही भावना व्यक्त हुई है। कवि कहता है कि उम्र के इस मीनार पर केवल प्रिय का प्यार ही शक्ति देता है, जिससे कि संसार के जुल्म से लड़ा जा सके। कवि अपनी प्रिया से कामना करता है, लाल आंचल से पसीना पोंछ दो, बाल पतली उंगलियों से ओंछ दो, उम्र की सारी थकान उतार दो, देह पर हथियार नए संवार दो। प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति चित्रण में इसी यथार्थ दृष्टि का परिचय दिया है। प्रकृति के सूक्ष्म गतिविधियों को उसके रूप, रस, स्पर्श, गंध और स्वर के अनुभवों को शब्दबद्ध करने की कोशिश करते हैं। आज्ञे शमशेर, गिरिजा कुमार माथुर आदि की कविताओं में हम प्रकृति के विभिन्न रूप देख सकते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे है जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। प्रयोगवाद में वस्तु पक्ष की अपेक्षा रूप पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। आज्ञे ने भी कहा था कि प्रयोगवादी कविता में सौंदर्य पक्ष और रूप विधान उत्कृष्ट होता है। प्रयोगवाद केवल कला पक्ष पर ही जोर नहीं देता, बल्कि अंतर्वस्तु की दृष्टि से भी वह पहले की कविताओं से भिन्न है। इस भिन्नता को निश्चय ही हम भाषा और शिल्प दोनों स्तरों पर देख सकते हैं। प्रयोगवादी काव्य की भाषा छायावाद से भिन्न तो है ही, वह प्रगतिवादी कविता से भी भिन्न है। छायावादी कविता की भाषा में कोमलता और सुकुमारता के गुण थे, तो प्रगतिवादी कविता में पहली बार कविता की भाषा को बोलचाल के निकट लाने की कोशिश की गई। प्रयोगवाद में शब्द प्रयोग की ओर विशेष ध्यान दिया गया। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार प्रयोगवादी कवियों की भाषा अधिक सहज और सरल बनी, उसमें अधिक पारदर्शिता और संप्रेषणीयता आई। भाषा में गेयता और अलंकारिकता कम हुई। सभी प्रयोगवादी कवियों की भाषा एक सी नहीं है। आज्ञे की भाषा आरंभ में दुरूह और बौद्धिक अधिक थी, बाद में भाषा बोलचाल के नज़दीक आई। गिरिजा कुमार माथुर की भाषा में गेयता का तत्व अधिक रहा है। आरंभ में उनकी भाषा पर छायावाद का असर देखा जा सकता है, बाद में उनकी कविता की भाषा में बोलचाल का ज़्यादा स्वाभाविक रूप दिखाई देता है। शमशेर के शब्द
प्रयोग यद्यपि सरल हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से अधिक गहन हैं। वे सिर्फ शब्दों तक ही अपनी कविता के अर्थ को नहीं बांधते, बल्कि उसमें आगे उनकी कविता में शब्दों के बीच के मौन अंतराल में काव्यार्थ छिपा होता है। छंदबद्ध कविता से मुक्ति का आरंभ छायावाद के समय से ही हो गया था, लेकिन गद्य और पद्य की भाषा के मूल में अंतर क्या हो, यह लगातार विवाद का विषय रहा है। कविता पहले छंद से मुक्त हुई, फिर तुक से, फिर शब्द की लय से। अज्ञे ने काव्य को शब्द माना है। उनके अनुसार ध्वनि, छंद, लय आदि के सभी प्रश्न शब्द में से निकलते हैं और शब्द में ही विलय होते हैं। आगे कविता में किसी न किसी रूप में गेय तत्व को आवश्यक मानते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है कि छायावादी युग में जो मुक्त छंद वैकल्पिक था, वह प्रयोगवादी कविता का मुख्य स्वर हो गया। मुक्त छंद को ही विशेष रूप से अपनाने के कारण प्रयोगवादियों ने इसमें नए नए स्वरों और नई नई लयों के प्रयोग किए हैं। छायावाद में प्राय रोला और घनाक्षरी की लय पर ही मुक्त छंद लिखे गए, लेकिन प्रयोगवाद में सवैया तथा अन्य प्राचीन छंदों की लय को मुक्त ढंग से प्रयोग किया गया। प्रयोगवादी कवियों ने गीत भी लिखे हैं, लेकिन डॉक्टर नामवर सिंह के विचार में छायावादी गीतों की तुलना में प्रयोगवादी गीत कम मोहक और अधिक सपाट प्रतीत होते हैं। विशेष रूप से अज्ञे के गीत में लय की रक्षा अंत तक नहीं हो पाती। गिरिजा कुमार माथुर में अज्ञे की तुलना में गेयता अधिक है, परंतु अर्थ दृष्टि से वह गहनता नहीं है जो अज्ञे में है। अज्ञे काव्य में प्रतीकों का महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं। उनके अनुसार कोई भी स्वस्थ काव्य साहित्य प्रतीकों की नए प्रतीकों की सृष्टि करता है, और जब वैसा करना बंद कर देता है तब जड़ हो जाता है, या जब जड़ हो जाता है तब वैसा करना बंद करके पुराने प्रतीकों पर ही निर्भर करने लगता है। अज्ञे प्रतीक को सत्यान्वेषण का साधन मानते हैं। उनकी चर्चित कविता सोन मछली इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। अज्ञे के यहाँ प्राकृतिक प्रतीकों का अधिक प्रयोग है, यद्यपि उनमें विविधता कम है। भारत भूषण अग्रवाल और गिरिजा कुमार माथुर के काव्य में प्राय परंपरागत प्रतीकों का ही प्रयोग हुआ है। इनके यहाँ प्रतीकों के प्रयोग में किसी गहरी सृजनात्मकता और वैचारिक ऊर्जा के दर्शन नहीं होते। शमशेर के प्रतीक अधिक दुरूह हैं, जबकि मुक्तिबोध में मिथकीय, प्राकृतिक और आधुनिक जीवन से लिए गए विभिन्न तरह के प्रतीकों का प्रयोग मिलता है। काव्य बिंब का संबंध भाषा के सृजनात्मक शक्ति से है तथा इसका निर्माण मनुष्य के ऐन्द्रिक बोध का ही प्रतिफल है। शब्द, भाव और विचार के अमूर्त संकेत तो हैं, लेकिन इन अमूर्त संकेतों में यह शक्ति भी होती है कि वह अमूर्त संकेतों के माध्यम से एक मूर्त चित्र निर्मित कर सकता है। यही बिंब निर्माण की प्रक्रिया है। प्रयोगवादी कविता बिंब निर्माण की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। अज्ञे के यहाँ बिंब निर्माण की प्रवृत्ति अधिक है, परंतु उनके यहाँ प्रकृति संबंधी बिंब अधिक है। सामाजिक जीवन से लिए गए बिंब कम है। मुक्तिबोध के यहाँ मानव स्थितियों से जुड़े बिंब अधिक है। मुक्तिबोध नए तरह के बिंबों का अधिक प्रयोग करते हैं। अज्ञे के काव्य बिंब प्राय सामान्य और सरल होते हैं, लेकिन वह कभी कभी उनके द्वारा जीवन की किसी ऐसे समस्या को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करते हैं जो उतनी सरल और सामान्य नहीं होती। अज्ञे की अपेक्षा शमशेर के यहाँ सौंदर्य बिंबों का रूप अधिक संश्लिष्ट और सूक्ष्म है। उन्होंने कई कविताओं में प्रकृति के बिंबों को अपनी भावनाओं के साथ इस तरह अंतर्ग्रथित किया है कि वह केवल वस्तु का चाक्षुक बिंब न होकर कवि का मानसिक प्रतिबिंब बन जाता है। ऐसा मानसिक प्रतिबिंब जिसमें स्वयं कवि का मैं घुला मिला रहता है। उदाहरण के लिए एक पीली शाम कविता को लिया जा सकता है। एक पीली शाम, पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता, शांत, मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल, कृष्ण मलान हारा सा।